चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये वाला हो गया था आप लोग का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम 11.3। आज क्या कि वैसे 11.4 स्टार्ट कर रहे हैं, तो 4 में आप लोग को स्फीयर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम चाहिए होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये देख सकते हैं यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर का भी फॉर्मूला है, वो हो गया आपके 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया में जिस थोड़ा झमेला होता था कि टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम में ऐसा कुछ नहीं है, वॉल्यूम डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला है वॉल्यूम का। स्फीयर के केस में रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर के केस में कितना रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर मेरे ख्याल में। अब इसके बेसिस पर 11.4 हेडिंग लिखो आप लोग, एक्सरसाइज 11.4, और दो फॉर्मूला एक बार लिख ही लो। लिखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू volume of sphere is equals to 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube, and volume of hemisphere is equals to 2/3 pi r cube। ठीक है, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आखिरी एक्सरसाइज है, ये खत्म तो एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज इतना एंड इतना। तो दो सवाल है इसमें, दोनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ध्यान देते रहना कि स्फीयर बोल रहा है कि हेमिस्फीयर बोल रहा है। हाँ, स्फीयर बोल रहा है इसमें, तो स्फीयर के हिसाब से वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता था 4/3 पाई आर का क्यूब। सो दिस इज इक्वल्स टू 4/3। पाई के जगह पर कुछ नहीं बोला तो 22/7, और आर का क्यूब यानी कि 7 × 7 मेरे ख्याल में 7 और 7 गया। दिस इज इक्वल्स टू 4 × 22 मेरे ख्याल में 88, और 7 × 7 मेरे ख्याल में 49, और डिवाइडेड बाय रहेगा 3। ये मल्टीप्लीकेशन करके देखो एक बार कितना आ रहा है, 88 × 49। ठीक है, ऊपर का वैल्यू बताओ तो कितना है, 4312 डिवाइडेड बाय 3, और ये कितना है आप लोग का। अच्छा देखो, इसमें आप अगर चाहो तो उस डिवीजन को मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, उस हिसाब से 1/3 हो जाएगा सेंटीमीटर के। बुक के पीछे ये वाला दिया हुआ, और डेसिमल में पूरा प्रॉपर्ली अगर कन्वर्ट करते हो तो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला भी चलेगा। ठीक है, सेकेंड वाला ट्राई करो। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अगेन 4/3 पाई आर का क्यूब। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब यहाँ पर 63/100 बोल सकते हैं। 63/100 सेंटीमीटर में और लंबा हो जाएगा, 63/100। फिर यहाँ से मेरे ख्याल में 7 का एक ही कट जाएगा 9, 3 से एक बार और कट जाएगा तो 3। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं शायद। अभी मल्टीप्लीकेशन करके देखो कितना आ रहा है, 88 इंटू 3 इंटू 63 180, और 9 189 हो जाएगा शायद, और इंटू 63 अगेन डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 0 होगा, क्योंकि 3 बार 100 है। ये मल्टीप्लीकेशन करके देखो कितना है। चलो तो बताओ एक बार क्या आंसर आया ऊपर का, 10816 अपॉन में 1 2 3 4 5 और 6। अभी देखो शिफ्टिंग जब आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको मिलेगा 1.047816, और 7 तक अगर उड़ा देते हो तो राउंड ऑफ करने के चक्कर में 1.05, और यूनिट आपका इसका मीटर था तो आपका यूनिट हो जाएगा मीटर की। ये आपका आंसर रहना चाहिए, उसके पीछे ये वाला थी। ठीक है, चल रहे हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको देखो, ये कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना। ठीक है, अभी थोड़ा सा सोचना, वॉल्यूम का दो डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया था कि एक डेफिनेशन क्या होता है कि जितना जगह वो खा रहा है जो आपके लिए अब एक्सेसिबल नहीं। दूसरा डेफिनेशन होता है कि आप अगर उसके अंदर में पानी भर सकते हैं तो कितने क्वांटिटी में पानी भर पाएंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तीसरा एक और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आइडिया है कि अगर मेरे पास में कोई कंटेनर है जो पानी से मान लो कि पूरा टोटली भरा हुआ है, और उसके अंदर में कोई मान लो कि आलू पत्थर कुछ मैं फेंक देता हूँ और वो उसके अंदर में जाके गिर जाता है पूरा, तो उस केस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट आपके वेसल के अंदर जा रहा है उसके बराबर के वॉल्यूम का सामान क्या आएगा, या उसके बराबर के वॉल्यूम का पानी क्या आ जाएगा बाहर।
देखो ये चीज़ पता है कि नहीं पता आप लोग, रिपीट करूँ इस आइडिया को कि हो जाएगा? फिर एक बार कह देता हूँ, देखो थोड़ा फोटो भी बना के दिखा देता हूँ। आप ऐसा सोचिए कि कोई बाउल जैसा चीज़ है, जनरल रिजल्ट हर जगह वैलिड रहेगा। मान लीजिए कि ये पानी से भरा हुआ है। अब इसमें जब आप मान लीजिए कोई इस टाइप का गोल पत्थर वत्थर ड्रॉप करेंगे तो पत्थर जब अंदर जाएगा तो थोड़ा पानी बाहर आके गिरेगा, ठीक है ना। अब ये जो गिरा हुआ पानी है इसका वॉल्यूम और जो पत्थर अंदर गया उसका वॉल्यूम आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं सेकंड वाले में कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब कितना पानी बाहर आएगा, बाई अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना। आया बात समझ? तो बेसिकली जितना इसका वॉल्यूम होगा, ये जब अंदर जाएगा तो उतना ही वॉल्यूम का पानी ये क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो अल्टीमेटली हमको बस वॉल्यूम ढूंढना है, और वॉल्यूम ढूंढने में भी पिछले क्वेश्चन में जो दिया हुआ था हमको वो रेडियस था, इस क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या है? आपका डायमीटर। तो इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, आधा करना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए R इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में 28/2 दिस इज इक्वल्स टू 14, और फिर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R का क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू R का क्यूब यानी कि 14 इंटू 14 इंटू 14। मेरे ख्याल में 7 से 14 गया 2, और तो कुछ जाएगा नहीं शायद। तो 88 का डबल 160 और 16 176 इंटू 196 और डिवाइडेड बाई 3। करो कैलकुलेट एक बार फटाफट। अच्छा ऊपर का प्रोडक्ट एक बार बताओ कितना आ रहा? 34496 डिवाइडेड बाई, और इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 11498। अगर आप फ्रैक्शन में छोड़ते हो तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा 11498.66, ठीक है। और यूनिट इसका हो जाएगा मेरे ख्याल में सेंटीमीटर क्यूब। जिनका ये हो गया है उसको ट्राई करो, जिनका बाकी है वो कॉपी करो। इसमें वापस से डायमीटर इतना है तो रेडियस आपका हो जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करने पे शायद से 21/200। यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R का क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 बाई मेरे ख्याल में 200, 3 बार 21/200 और एक और बार 21/200, ठीक है। 7 से ये गया मेरे ख्याल में 3, और 3 से 3 चला गया, 4 से मतलब 2 कर लो, 2 से काट लो, ये वाला एक बार 100 हो जाएगा, फिर से एक बार इसको भी काट लो 100 हो जाएगा, और एक बार इसको 11 बना के इसको भी आप 100 कर। फिर ऊपर मेरे ख्याल में आपके पास यहाँ से है 11 और वहाँ से आएगा 441 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, 441 इंटू 11 4851 ना, 4851 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, और फिर 1 2 3 4, मेरे ख्याल में 0.004851, और यूनिट हो जाएगा आपका इसका मीटर क्यूब। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन 3 नंबर पे ये वाला, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज इतना, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज इतना। इसको टच करने से पहले एक सिंपल सा आइडिया था, वो आप रिकॉल करो, याद है कि नहीं? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपको कोई एक ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दे देगा, वैल्यू वगैरह सब बता देगा, और उसका डेंसिटी भी बता देगा, और आपको बोलेगा कि मास निकाल। अब मास निकालने का तरीका आपके लिए ये होना चाहिए कि वॉल्यूम का तो आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो आप वॉल्यूम के फॉर्मूले से पहले वॉल्यूम निकाल लो, और फिर ये वाले फॉर्मूला में डेंसिटी वॉल्यूम दोनों बिठा के मल्टीप्लाई करो, जो आएगा आंसर आपको वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मास। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट का आप बात कर रहे हो वो एक मेटेलिक बॉल है, और मेटेलिक बॉल मतलब ऑब्वियसली स्फीयर मान के ही चलेंगे, जिसका डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है? 4.2, और आपको मास पूछा है, तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिखो D इज इक्वल्स टू 4.2, तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? D/2, इसका आधा तो मेरे ख्याल में 2.1, और ये फिर 21/10 कह सकते हैं। फिर लिखो
वॉल्यूम इज इक्वल्स 4/3 पाई आर का क्यूब, दिस इज इक्वल्स 4/3 पाई की जगह पर शायद से 22/7 और आर के जगह पर 21/10 इंटू 21/10 और इंटू फिर से 21/10। ठीक है, तो 7 दिन मिला के 21 पूरा गया। और मेरे ख्याल में काट के ज़्यादा कुछ खास फायदा है नहीं, 1000 को ऐसे ही छोड़ दो। इनका प्रोडक्ट आ जाएगा शायद से 88 और उनका प्रोडक्ट आ जाएगा शायद से 441 डिवाइडेड बाई 1000। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है, 88 इंटू 441। बताना क्या प्रोडक्ट आया है इसका, 3808 अपॉन में कितना 1000। ठीक है, इसको फर्दर आप मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे, मतलब ये तो आपका वॉल्यूम हो गया और 1000 को एक बार चाहो तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप बोल दो सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आया। फिर लिखो ना मास इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स, डेंसिटी है आपका 8.9 और वॉल्यूम है आपका ये वाला। ठीक है, 38808 अपॉन में 1000। बेटर वे ऑफ कैलकुलेशन ये रहेगा, कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो इसको भी आप 89/10 इंटू 38808 अपॉन 100 रहने दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना है। अच्छा हाँ, 10 और रहा है। ठीक है, करो तो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है बताओ। अच्छा बताओ एक बार क्या आ रहा है, एक बार पॉइंट मत बताओ, पूरा बताओ। 3912 अपॉन में 10,000 जैसा कुछ होगा, तो पॉइंट शिफ्ट करोगे तो 1 2 3 4 मेरे ख्याल में 345.3912 राउंड ऑफ करोगे तो 12 हटा दो 345.39। और आप देखो यहाँ पर कि वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया था और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, तो इसका जो यूनिट है खुद का, सिंस अब ये मास है तो मास का यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, ग्राम। इसको लेके भी थोड़ा केयरफुल रहना, ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर। द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ऐसा पहले भी कर चुके हैं हम लोग, उसी से रिलेटेड ये वाला थोड़ा सा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। तो बेसिकली पहले क्या है कि डायमीटर का आपको एक रिलेशनशिप दिया हुआ है कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 होगा, और उसके बाद में आपको मून का और अर्थ का ही वॉल्यूम जो है वो क्या करना है, कंपेयर करना और बताना है कि क्या होगा नहीं। ठीक है, तो पहले ये जो डायमीटर वाला बात है इसको थोड़ा समझते हैं। कॉमन सेंस से फिर से खुद सोचो कि मून बड़ा है साइज में कि अर्थ बड़ा है। अर्थ बड़ा है, तो अर्थ मान लो कि ऐसा है, मून कैसा होगा फिर उसके मुकाबले छोटा होगा थोड़ा सा। ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि अर्थ का डायमीटर, डायमीटर ऑफ अर्थ अगर मैं इसको d मान के चलूं तो डायमीटर ऑफ मून क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कैसा होगा, t/4। लेकिन मेरे को तो वॉल्यूम कंपेयर करना है, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो डायमीटर पे डिपेंड करता है कि रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। तो आपको यहाँ से किस तरफ चलना होगा, रेडियस की तरफ चलना होगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, d/2, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये वाला रेडियस ऑफ क्या लिख रहा है, मून। तो ये हो जाएगा d कितना 8। यहाँ तक क्लियर हो। उसके बाद में फिर से आपको कंपेयर करना है मून को और अर्थ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालो। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 4/3 पाई मेरे ख्याल में रेडियस ऑफ मून का होल क्यूब डिवाइडेड बाई फिर से 4/3 पाई और मेरे ख्याल में रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब। अब 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों जगह से गया। अब जो भी आपका रेडियस का आंसर आ रखा है उसको आप बिठा दो। तो मून का रेडियस कितना है, d/8, तो उसके जगह पर आप क्या बिठाओगे बोल, मेरे ख्याल में d/8 का होल क्यूब, और नीचे अर्थ का रेडियस वो कितना था, d/2 का होल क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, देखो ऊपर आ जाएगा आपके पास में d³ डिवाइडेड बाई, एक बार कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसको 8³ ही रहने देता हूँ। वैसे 512 होगा बट मत लिखो, काटने में फिर टाइम वेस्ट होगा आप, तो 8³ ही रहने दो इसको। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, d³ बाई 2³ जिसको आप 8 बना दो।
यहाँ से डी क्यूब डिवाइडेड बाई 8 क्यूब इंटू, ये उल्टा हो जाएगा एंड ये बन जाएगा आपके लिए 8 बाई डी क्यूब। फिर डी क्यूब गया और 8 और 8 क्यूब में से 8 स्क्वायर बच जाएगा यहाँ। सो यू विल हैव 1 डिवाइडेड बाई मेरे ख्याल में 64, ठीक है। और इसी को एक स्टेप अगर और बढ़ा के लिखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है सोचो, अल्टीमेटली यह वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब यहाँ से अगर आप वॉल्यूम ऑफ अर्थ वाले एक्सप्रेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिलेगा, देखो कि वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो आपको पूछ क्या रहा था वो देखो आप कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कितना फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा, और जो कि हमको अल्टीमेटली कितना मिला 1/64। तो मेरा आंसर है सिर्फ 1/64। हालांकि वो आंसर आप यहाँ से भी दे सकते थे, कोई दिक्कत वाला बात चलेगा। करो कॉपी करो, ये वाले पेज से स्टार्ट करो, चाहो तो इसको भी बना के रख लो आप ताकि याद रहे आप। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखो इसमें हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर इतना होल्ड। तो ये वापस से वॉल्यूम के दूसरे डेफिनेशन पे बेस्ड है कि एक कोई स्ट्रक्चर है उसमें आप दूध डाल सकते हो और वो कितना दूध होल्ड कर पाएगा, इसका आंसर है कि जितना उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। और एक और कैच वाला बात है कि आपको इस बार वॉल्यूम का जो आंसर है वो लीटर के टर्म्स में पूछा है, ठीक है। तो लीटर और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप याद होना चाहिए आप लोग, क्या था बताओ। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, ये वाला बात याद रखें। लिखूं हियर डायमीटर डी इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर, सो रेडियस हो जाएगा इसका आधा, 10.5 बाई 2 सॉल्व करने पे आई थिंक 105/20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू क्या, अच्छा हाँ सॉरी, हेमिस्फेयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर के जगह पर 105/20 इंटू 105/20 और इंटू 105/20, ठीक है। फर्दर काटने में मेरे को लगता है कि 7 से 1 और ये वाला 15, 3 से 1 और ये वाला 5, ठीक है। एक 2 से एक 20 को 10 बना देते हैं और इससे मेरे ख्याल में 11 और एक और यहाँ 10 आ जाएगा, बाकी इसका कुछ कर नहीं पाएंगे अभी के लिए। सो दिस इज इक्वल्स टू 11 इंटू 5 का आंसर आई थिंक 55 और 105 इंटू 105 सोचो, मेरे ख्याल में 11025 डिवाइडेड बाय नीचे 2000 आएगा, उसको आप 2 इंटू 1000 सोचो, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट करके बताओ न्यूमरेटर कितना आ रहा है, फिर आगे बात करते हैं। बताओ एक बार कितना आ रहा है, 606375 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ देखो जानबूझ के मैंने क्या किया, 2 को अलग कर दिया और 1000 को अलग कर दिया, तो 2 से डिवीजन तो ऐसा कर ही सकते हो आराम से, ठीक है। और 1000 को एक बार के लिए ऐसे ही सोच लो कि इंटू 1/1000 अलग से पड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है। अभी ये डिवीजन करो तो कितना आ रहा है सोचो, मेरे ख्याल में 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 303187.5 और जो ये नीचे वाला 1000 है उसको अब सीन में ले आओ तो बाई 1000 शिफ्टिंग करोगे तो 1 2 3 ये आ जाएगा 303.1875 और यूनिट यहाँ पर हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन आपको आंसर क्या चीज में चाहिए था, लीटर में, तो आपको एक बार और कुछ सिंप्लीफिकेशन करना होगा, तो 303.1875 इंटू आई थिंक 1/1000 लीटर ऐसा कुछ होना चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू 0.303187.5 लीटर, ऐसा कुछ आंसर रहना चाहिए। बुक में जो है वो इतना डिजिट नहीं लिया है, बुक में ऐसे दिया हुआ है 0.303 लीटर, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में।
हालांकि आप तो अगर इतना मेहनत करोगे तो ये सब मत करना, इतने पे छोड़ देना, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। एक हेडिंग लिखो आप लोग, आइडिया ऑफ hollow hemisphere, idea of hollow hemisphere with significant thickness, idea of hollow hemisphere with significant thickness। कुछ एक बार दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से सोचना है इसके बारे में। हाँ, सपोज करो कि ये एक सिलेंडर मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, और ऐसा मान के चलो कि ऊपर और नीचे ये पैक्ड है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, पहले ये बताओ कि इसके वाल्स आपके हिसाब से इसका जो भी कुछ थिकनेस रहेगा वो सिग्निफिकेंट है, मेजरेबल है, या सिग्निफिकेंट नहीं है आपके हिसाब से? अगर बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें हम, ठीक है ना, तो आई थिंक हाँ सिग्निफिकेंट है, नाप सकते हैं इसको। लेकिन अगर डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि नहीं, उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं, एकदम पतला सही तो है, ठीक है। और एकदम पतला सा जब ये वाल होता है ना, तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन होता है जो आपको समझना चाहिए। जब ये वाल बहुत पतला होगा तो उस टाइम पर क्या होगा कि बाहर से ही जितना बड़ा आपको दिखाई देगा, अंदर पानी डालने में भी ये ऑलमोस्ट उतना ही पानी होल्ड करेगा। कहने का मतलब है कि बाहर से जिसको मैं देख रहा हूं उसका जो वॉल्यूम मुझे दिख रहा है उसको मैथ्स में बोला जाता है एक्सटर्नल वॉल्यूम, और अंदर ये जो गड्ढा वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें आप पानी भरेंगे, उसको टेक्निकली मैथ्स में बोला जाता है इंटरनल वॉल्यूम। और वाल्स अगर आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एकदम पतला सा है तो उस केस में एक्सटर्नल वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम का आंसर जो है वो हो जाता है सेम टू सेम, ठीक है। 2 मिनट होल्ड करो, इसको पकड़ो तो ऐसे, खराब मत करना। अभी मैं एक कॉन्ट्रास्ट चीज आपको दिखाता हूँ। जैसे मानो कि कॉपी का सिलेंडर बना, अब आप सोचो कि इसमें उसमें अंतर है क्या? उसमें क्या है कि बाहर से जितना दिख रहा था, वाल बहुत ही ज्यादा पतला होने की वजह से अंदर भी वो ऑलमोस्ट उतना ही लिक्विड होल्ड करता है जितना हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मान लो कि इतना मोटा कॉपी का मैं कोई सिलेंडर बनाऊं तो आप देख सकते हैं कि वाल बहुत मोटा है इसका, तो इसमें बाहर से जो हमको दिखेगा वो थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम का होगा, और अंदर जब मैं पानी भरूंगा तो कंपेयर टू बाहर से जो मुझे दिखाई दे रहा है, अंदर उतना पानी होल्ड करेगा कि उससे कम करेगा, कम करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सटर्नल वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम अलग अलग होगा? कागज वाले में कह सकता था क्या? कागज वाले में सिंस वाल्स बहुत पतला है तो एक्सटर्नल इंटरनल ऑलमोस्ट सेम, लेकिन इस कॉपी वाले में एक्सटर्नल इंटरनल अलग अलग। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? क्लियर मेरे ख्याल? ओके, एक और आइडिया है जो मुझे आपके साथ में शेयर करना है यहाँ पे, सोचना आप ध्यान से कि एक्सटर्नल वॉल्यूम ये जो बाहर से दिख रहा है, इंटरनल वॉल्यूम इस गड्ढे में जहां पानी डालोगे आप, ठीक है, और कुछ ना कुछ क्या है कि ये जिस मटेरियल का बना हुआ है, इस मटेरियल का भी तो खुद का कोई एक वॉल्यूम होगा। इस बात के साथ में एग्री करते हो? मटेरियल का खुद का थोड़ा सा वॉल्यूम होगा जिससे ये बना है। बाहर से जो दिख रहा है ये एक्सटर्नल वॉल्यूम हो गया, और अंदर जहां पानी आप होल्ड करवाओगे वो क्या हो गया आपका इंटरनल वॉल्यूम। भी मेरा कहना ये है कि एक्सटर्नल वॉल्यूम जो बाहर से दिखाई दे रहा है शुड बी इक्वल्स टू इंटरनल वॉल्यूम जितना पानी ये होल्ड कर सके, प्लस जिस मटेरियल से ये बन रखा है उस मटेरियल का वॉल्यूम। ये अगर स्टेटमेंट में बोलूं तो ये सही है कि गलत है आपके हिसाब से? एक बार आप रिपीट करो, क्या बोला मैं? एक्सटर्नल वॉल्यूम जो बाहर से दिख रहा है इज इक्वल्स टू इंटरनल वॉल्यूम जितना पानी ये होल्ड करेगा, प्लस मटेरियल का वॉल्यूम जितना मटेरियल से ये बना। इज दैट ओके? लिखो ये लाइन, आप भी लिखो, देखो, फॉर hollow figures, for hollow figures with, for hollow figures with significant thickness, हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल वॉल्यूम is equals to internal volume plus volume of material। ये स्टेटमेंट हाउ कन्विंस्ड आर यू कि हाँ ये सही है, एकदम ऐसा ही तो होता है? कितना कन्विंसिंग है बोलो? 100%, 90%, 30%, 20%, 10%, जीरो भी बोल सकते हो मन करेगा।
ठीक है आपके हिसाब से ये वाला कि ठीक नहीं है, बताओ, बोलो चेतनी। नहीं ठीक नहीं है कि ठीक है? ठीक है पक्का। अभी इससे मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, वेरी सिंपल। मैं चाहता हूं कि इसको ना अकेला कोने में एक साइड में रखूं, बाकी सब आदमी को दूसरे साइड ले जाओ, तो क्या कैसा दिखेगा ये मेरे को बताओ? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। रिपीट करो एक बार, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। लिखो, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल is equals to external volume minus internal volume. Volume of material is equals to external volume minus internal volume. ठीक है, ये तो मैंने आपके साथ किया जनरल बात, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम हेमिस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के देखने का ट्राई करते हैं। आप लोग 2-4 मिनट बोर्ड पर अच्छे से देखते जाइए। सपोज करो कि आपके पास में ऐसा कोई हेमिस्फेयर इस टाइप से ऐसा, और सपोज करो कि ऐसा। मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, एक हेमिस्फेयर बनाने का जिसका वाल्स सिग्निफिकेंटली थिक होगा, एकदम पतला वाल नहीं होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हेमिस्फेयर जो आपका होगा वो आप समझिए कि इस टाइप का होना चाहिए। कलर यहां चेंज कर देता हूं, ऐसा होना चाहिए। अब इमेजिन करो कि घर पे बैठ के किसी एक कटोरे में, अच्छा हाई क्वालिटी कटोरे में, ठीक है, बढ़िया किसी कंपनी का, मिल्टन का, और उसमें बैठ के आप खिचड़ी खा रहे हैं, मैगी भी खा सकते हैं, बुरा लग रहा हो तो। अब आपका मैगी जो है वो कौन से पोर्शन में पड़ा हुआ होगा बाउल में, बताओ मेरे को, अगर ऐसा बाउल है तो इंटरनल, यानी कि वो येलो वाले पार्ट, ठीक है। लेकिन आपको गर्मी फील होगा अगर अच्छा क्वालिटी का बाउल है इस टाइप का, तो चाहे कितना भी गर्म सर्व करे लो, आपको गर्म नहीं फील होगा, क्योंकि बीच में एक इंसुलेशन टाइप कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, बात समझे। पर इसी को हम क्या मान सकते हैं अपने, हॉलो हेमिस्फेयर विथ सिग्निफिकेंट थिकनेस। अगर ये थिकनेस सिग्निफिकेंट नहीं होता तो इंटरनल वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो जाता है, सेम, ठीक है, और मटेरियल का वॉल्यूम ऑलमोस्ट ना के बराबर हो। लेकिन सिंस ये वॉल्स सिग्निफिकेंटली थिक है, इसीलिए इस पे भी हम ये वाला अंडरस्टैंडिंग, ये वाला आइडिया अप्लाई कर सकते हैं कि बाहर से जो हमको दिख रहा है, वो जो ब्लू वाला पार्ट जो हमको दिख रहा है, उसका वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम। जो येलो वाला पार्ट अंदर थोड़ा सा सिकड़ा हुआ, थोड़ा कंडेंस किया हुआ जो दिख रहा है, थोड़ा छोटा जो है, वो हो गया इंटरनल वॉल्यूम, जहां पे जाके आपका मैगी सर्व होगा, ठीक है ना। और बीच में ये जो ऑरेंज कलर के 2 लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप चाहो तो इसके लेयर का भी एक का कलर चेंज कर देते हैं, एक को ग्रीन करते हैं। अब ये जो ग्रीन और ऑरेंज कलर का लेयर आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका बताओ, थिकनेस। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। पर इससे एसोसिएटेड आपसे 2-3 टाइप का चीज पूछा जा सकता है। जैसे कोई अगर आपसे पूछे कि ये वाला बाउल जो है वो कितना मिल्क होल्ड कर सकता है, तो आप एक्सटर्नल वॉल्यूम में आंसर दोगे कि इंटरनल वॉल्यूम में आंसर दोगे? इंटरनल वॉल्यूम में आंसर दोगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इस बाउल को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ, उसका वॉल्यूम बताओ, तो उसका आंसर होगा इस वाले फॉर्मूला से, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है पक्का। अब आप पढ़ो इस वाले क्वेश्चन, टेक योर टाइम, हड़बड़ाना मत। चलो बताओ मेरे को, a hemispherical tank is made up of iron sheet 1 सेंटीमीटर थिक। तो जिस शीट को यूज किया वो मोटा है कितना, 1 सेंटीमीटर मोटा है। इफ द इनर रेडियस इज इतना 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। देखो मेरे को ये पढ़ के ऐसा ही फील हो रहा है कि ऐसा कटोरा है, ठीक है, जिसमें इस टाइप का कोई बात दिया हुआ, देखना ध्यान से, ऐसा, ठीक है। और इस कटोरे में मेरे को बोला है कि जो आयरन यूज हो रहा है वो थिक कितना है, 1 सेंटीमीटर। एक ऐसा ले लो, एक आप ऐसा ले लो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये हमको बोला हुआ है कि 1 सेंटीमीटर हो, और इंटरनल या इनर रेडियस हमको कितना दिया हुआ, 1 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर होगा। और इस टाइप का कोई एक बाउल हो, और हमको बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो आपका आइडिया क्या होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। लिखो, थोड़ा दुखेगा ये थोड़ी देर के बाद, कैलकुलेशन बहुत ही मतलब शानदार होने वाला है इसका।
लिखो हियर स्मॉल r इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ये समझ में आता है क्या? स्मॉल r का मतलब इंटरनल रेडियस या इनर रेडियस, ठीक है। फिर लिखो थिकनेस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, थिकनेस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 2 मिनट मेरे तरफ देखना। भविष्य में हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर को डायरेक्टली ऐड कर पाएंगे कि सेम यूनिट में पहले ले जाना हो? सेम यूनिट में ले जाना हो तो बेटर है कि आप इसी को जो है वो मीटर में ले जाओ। तो थिकनेस इक्वल्स टू लिखो पहले 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.00 मतलब सॉरी 0.01 मीटर, 0.01 मीटर, दिस इज इक्वल्स टू 0.01 मीटर। आगे लिखूं देयरफॉर कैपिटल आर, और कैपिटल आर का क्या मतलब होगा? एक्सटर्नल रेडियस। कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 1.01 मीटर, 1.01 मीटर, ठीक है। आगे लिखो नाउ, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप सीधा ही याद रख के कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लिखिए नाउ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। एक बार फिर से बोर्ड की तरफ देखो, जो एक्सटर्नल सरफेस है आपका उस शेप के हिसाब से कौन सा शेप है तो हेमिस्फेयर है, और इंटरनल वाला पार्ट भी क्या है? हेमिस्फेयर ही है। तो फॉर्मूला दोनों जगह हेमिस्फेयर का ही लगेगा, लेकिन एक्सटर्नल वॉल्यूम के टाइम पर कैपिटल आर यूज होगा और इंटरनल वॉल्यूम के टाइम पर स्मॉल आर यूज होगा। तो उसके हिसाब से देखो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। दिस इज इक्वल्स, अभी 2/3 और ये पाई ये तो ले लो कॉमन, कैपिटल आर का मतलब 1.01 का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब। अब ये 1.01 का क्यूब करके देखो कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू यहाँ पर 22/7 इंटू, देखो ये वाला, इसका आंसर कितना है? ये बताओ तो एक बार कितना आ रहा है ये? 1103031 ऐसा आ रहा है ना, और -1 है और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। अगले स्टेप में मतलब खतरा भी टला नहीं है, 44 डिवाइडेड बाय 21 एक तरीके से यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 1.030301 -1। फर्दर सॉल्व करने पे 44/21 इंटू 0.030301। अब यहाँ से आई विल सजेस्ट एक काम करो, इसको फ्रैक्शन बना लो फिर से, आपको मिल जाएगा 44 इंटू 30301 और डिवाइडेड बाय 44 के नीचे 21 था और इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको 21 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, ठीक है। एक बार ना मेरे को ये प्रोडक्ट बताओ तो फिर से कितना बता रहे थे? 3 बार, फिर 244 और डिवाइडेड बाय 21 को यहाँ रखो और ये 6 0 वाले सामान को बगल में कर दो, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना आ रहा था? 63487.80 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, एक बार उधर चला जाएगा तो 0.06348780 ऐसा कुछ रहेगा, और यूनिट इसका क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं यहां से। फिर अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना। देखो इसको,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? आर, लेकिन दिया है क्या? सरफेस एरिया। परेशान नहीं होना, इसका फॉर्मूला लगा के पहले आर निकालेंगे और जो भी आएगा उसको वॉल्यूम के फॉर्मूला में बिठा दें। लिखो हियर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 154। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। 4 इंटू पाई के जगह पर 22/7 और आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। ठीक है, फिर यहाँ से मेरे ख्याल में ये 11 से कट जाएगा, काटो एक बार, तो ये 2, ये वाला 14, फिर 2 से भी कट जाएगा, शायद ये 7 आ जाएगा और आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 और नीचे रहेगा 4। इसको आराम से सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49/4, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, सो आर इक्वल्स टू 7/2 आ जाएगा। ये आने के बाद आपका मेन टारगेट था वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में स्फीयर का ही बात 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई के जगह पर 22/7, फिर मेरे ख्याल में आर के जगह पर 3 बार 7/2, 7/2 इंटू 7/2 और इंटू 7/2, तो 7 गया, फिर 2 मिला के 4 चला गया और तो कुछ शायद जाएगा नहीं, ये 1 जा सकता है, 1 और ये 11, 77 डिवाइडेड बाई 3 करके देखो कितना आ रहा है। एक और 7 भी होगा, मतलब एक 7 और साइड में छूट रहा था, तो 77 इंटू 7, तो ये मेरे ख्याल में कितना 490 और 49, 490 और 49, 539/3 कटेगा तो अभी भी नहीं शायद, डिवाइड करके देखो कितना है। देखो डिवाइड करने पे, हाँ देखो डिवीजन अगर करोगे तो एक आंसर आपका हो सकता है 179 2/3, ठीक है, और यूनिट होगा मेरे ख्याल में सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा हो सकता है कि 179.66 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ, ठीक है। 8 नंबर देखो, पढ़ो इसको ध्यान से और इसको ना 3-4 स्टार लगा लेना, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। आओ थोड़ा सा बताता हूँ। पहले तो ये जो लाइन है ना कि अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, ये चीज को लेके थोड़ा समस्या रहता है, फोटो दिखाने का ट्राई करता हूँ मिल पाता। हाँ, ये डोम ऑफ अ बिल्डिंग मतलब ये ऊपर का स्ट्रक्चर, और इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर मतलब इस टाइप का मंदिर टाइप का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कि नीचे तो जो है सो है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट कौन से शेप में है आपके पास में? हेमिस्फेयर की शेप। पहले लाइन का ये मीनिंग है, मतलब दिमाग में ये फोटो क्लियर रखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग को देखो क्या बोला हुआ कि डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, पहला बात। फिर ये बोल रहे कि फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ इतना। व्हाइट वॉश का मतलब चूना मारना, ठीक है, और चूना मारने में टोटल पैसा कितना लगा? इतना लगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर ये कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वाज 20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द, पहले बोला है कि इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, एंड फिर बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, ठीक है। सेकंड वाले पे थोड़ा रुक के बात करेंगे, पहले सरफेस एरिया ऑफ द डोम के बारे में बात करता हूँ। सपोज करो कि ये वाले एक पेन का दाम है 10 रुपये, तो 2 पेन का दाम कितना होगा? 3 पेन का दाम, 50 पेन का दाम, 51 पेन का दाम, 510, 510। कैसे निकाल रहे हैं आप लोग इतना जल्दी जल्दी? मल्टीप्लाई कर करके, समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई क्या चीज को क्या चीज से कर रहे हैं? एक के कॉस्ट को क्वांटिटी से, ठीक है, कि इतना क्वांटिटी जो है आप परचेज कर, राइट। तब आप यहां पर देखो 2 बात है, एक तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट बताया हुआ कि कराने में टोटल पैसा इतना लगा, दूसरा आपको रेट भी दिया हुआ कि पर स्क्वायर मीटर का ये रेट हो। अब अगर मैं मन में मान लूं कि ओवरऑल एरिया जो है वो एक्स था, तो 1 स्क्वायर मीटर का 20 रुपए, 2 स्क्वायर मीटर का 40, 3 स्क्वायर मीटर का 60, 4 स्क्वायर मीटर का 4 इंटू 20, 5 स्क्वायर मीटर का 5 इंटू 20, तो x स्क्वायर मीटर का जो मेरा मान लो कि टोटल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए? x इंटू 20, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो लगा है वो कितना? वो इतना है। तो x और 20 का प्रोडक्ट, जहां पर x इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द डोम, शुड बी इक्वल्स टू ये वाला, तो वहां से सॉल्व करके जो भी x आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? टोटल एरिया, ठीक है। लिखो
मैं एक स्टेप पीछे से स्टार्ट करूं, लिखूं लेट द टोटल एरिया बी x, let the total area be x. Now cost of whitewashing it is equals to आप लिखो x इंटू 20, ये समझ में आ रहा है? उस पर बाद में जाएंगे। x इंटू 20 आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। टोटल एरिया आपका x है और 1 स्क्वायर मीटर का दाम लगेगा 20 रुपए, 2 का लगेगा 2 इंटू 20, 3 का लगेगा 3 इंटू 20, तो x का कितना लगेगा x इंटू 20, और सवाल के हिसाब से उसका वैल्यू इतना होना चाहिए। आया बात समझ? लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 20 शुड बी इक्वल्स टू आई थिंक 4989 ही कर लो इसको और डिवाइडेड बाई, देखो इस जीरो का कोई मतलब तो होता नहीं है, शायद पता होगा ये चीज आप लोग। नीचे कितना आ जाएगा बताओ 10, ये चलेगा। अब आप एक काम करो कि काटो थोड़ा सा, तो x इक्वल्स टू 49896 अपॉन 20 इंटू 10, बताओ तो क्या हो जाएगा? यहां तक ठीक है ना सब कुछ? 2 से काटो एक, ये वाला 10 हो जाएगा शायद, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा बताओ? 24948, सही कह रहा हूँ शायद। और ये 10 इंटू 10 अगर यूज करते हो तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ? 249.48 मीटर स्क्वायर, 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आया बताओ? सरफेस एरिया आ गया। आप नीचे लिखो देयरफॉर इनसाइड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 249.48 चलेगा, ठीक है। तो अब इसके आगे का अप्रोच क्या होगा? देखो कि ये हो गया आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को फॉर्मूला के हिसाब से किससे कंपेयर कर सकते हो? स्फीयर है कि हेमिस्फीयर है ये बताओ? हेमिस्फीयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर की, 4 पाई आर स्क्वायर की, 3 पाई आर स्क्वायर। डोम शेपेड बिल्डिंग का है तो एक तो हेमिस्फीयर है, पहला बात। दूसरा बात है कि डोम शेपेड होने के बावजूद भी जो सरफेस वाला पार्ट होगा इसका, सर्कुलर बेस वाला, वो क्लोज नहीं हो, वो ओपन होना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपन होने की वजह से 2 पाई आर स्क्वायर लिखो। नाउ 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू, पहले एक बार 2 पाई आर स्क्वायर ही लिख दो, 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 249.48, फर्दर 2 इंटू 22/7 इंटू आर तो आपको पता नहीं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 24948 अपॉन 100, ऐसा रहने दो इसे। पहले 2 से काटो, थोड़ा इजी हो जाएगा काटना। 11 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में 12474, ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल। अब 11 से काट दो, मेरे ख्याल में 1, फिर 1, फिर 37 आए तो 33 ले सकते हो आप, फिर मेरे ख्याल में, ठीक है। 2 से शायद एक बार और कट जाएगा, मेरे ख्याल में 5 6 7, देखो एक बार ठीक है क्या यहाँ तक? सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 567 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100। ये प्रोडक्ट देखो तो कितना? 380 3849 अपॉन 100। एक बार स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करो तो इसका। अच्छा देखना यहाँ पे, एक तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ से आर स्क्वायर का आंसर कितना आना चाहिए? इनका प्रोडक्ट 3969 और अपॉन में कितना 100, ये 63 का स्क्वायर हो जाएगा। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 63/10 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आर इक्वल्स टू 6.3, लिखो फटाफट आर इक्वल्स टू 6.3, ठीक है। आर आंसर है फाइनल की नहीं, फाइनली क्या चाहिए अब? वॉल्यूम लिखो,
Now volume of air, now volume of air inside the dome is equals to 2 by 3 pi r cube. So 2 by 3 into 22 by 7 into 63 by 10 into 63 by 10 और into 63 by 10. फिर मेरे ख्याल में 7 से तो ये वाला 9 एक बार काट सकते हो शायद 3. दिस इज इक्वल्स टू 44 इंटू 3 इंटू 63 का स्क्वायर. तो ये तो वापस से वही आ जाएगा शायद से 3969 अपॉन में मेरे ख्याल में 1000 और इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे ख्याल में 120 और 12 132 इंटू 3969. इसको करके देखो कितना 5000. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपका 52390 अपॉन में 1000. यूनिट का तो कुछ बोला नहीं. 908. ओके, 1000 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 523.908 टाइप्स और यूनिट ऐसा क्या हो जाएगा मीटर. ठीक है, आंसर यही. चलो आज के लिए इतना ही.